हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। साथियों, धाकड़ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 9। इससे पहले मैं आपको 8 टेस्ट सीरीज जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं वो सोल्व करवा चुका हूँ। तो साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इनकी विशेषता क्या होगी। तो इनकी विशेषता ये है कि इनमें क्या है कि आपको प्रत्येक प्रश्न की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। और ये व्याख्या इतनी बारीकी से प्लस विस्तारित की जाती है कि लगभग आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है साथियों, देखो, बनो मास्टर। तो साथियों, बिल्कुल आप ये मानकर चलो हम मास्टर बन ही गए हैं आप अब। और अच्छी सी बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए। देखो, वैकेंसी आ जाएगी आराम से, आप वैकेंसी का टेंशन न ले। आराम से क्या करो, आप तो तैयारी करते रहो और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। साथियों, वैकेंसी लेट है लेकिन आपकी तैयारी लेट नहीं होनी चाहिए। आप तो बस लगे रहो निष्ठा और लगन से। मेहनत व्यर्थ न जाएगी। सही राह का साथ हो तो मंजिल स्वतः मिल जाएगी। समझ में आ रही ना साथियों? सही राह का साथ हो, यदि परिस्थितियाँ सकारात्मक होगी तो निश्चित तौर पर हमें तो नौकरी मिल ही जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, वैकेंसी का आराम से आ जाएगी वैकेंसी। आप तो अपनी तैयारी को क्या रखो, बहुत अच्छी रखो। तो चलिए, बनो मास्टर, ये लिखा मैंने, देखो, बनो मास्टर। अब आप क्या बनो, मास्टर बन जाओ जल्दी से। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मास्टर बनने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत को करने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए तैयार है, इसी पर एक प्रश्न लेते हैं। जिस प्रकार हम मेहनत के लिए तत्पर तत्पर हैं तो उसी प्रकार का एक प्रश्न भी ले लेते हैं। चलो, प्रश्न आ गया आपके, देखो, तत्परता का। आपकी मेहनत, जिस प्रकार आप मेहनत करने के लिए तैयार हो उसी उसी हिसाब से मैंने एक प्रश्न भी ले लिया आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ के उत्तर देना है आपको। देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आपको दिखने में समस्या आ रही होगी तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दिया। चलो, अब इसका उत्तर बताओ मेरे को। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना आप। ये बात प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर पहला है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। मतलब कि तत्परता का मतलब होता है साथियों, तत्परता शब्द जो है ना, ये थॉर्नडाइक ने काम में लिया था अपने नियम में। और इस नियम का अर्थ, तत्परता शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मानसिक रूप से तैयार होना। मानसिक रूप से तैयार होना ही क्या है साथियों, तत्परता है। मानसिक रूप से तैयार होना तत्परता है। कार्य का मतलब तो आप ही जानते हो, काम। तो ये बोल रहा है कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। मतलब कि तत्परता और कार्य सीखने की गति जो होती है ना, इनमें एक संबंध होता है, वो संबंध आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए मुझे, इसका कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। तो साथियों, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा, क्योंकि कार्य सीखने की गति जो होती है ना, तत्परता के समानुपाती होती है। जितनी तत्परता ज़्यादा होगी, तत्परता जितनी ज़्यादा होगी, कार्य उतनी जल्दी सीखा जाएगा। मतलब कार्य की गति क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तत्परता जितनी ज़्यादा होगी, कार्य की गति उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा कि तत्परता जो होती है ना, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति एक दूसरे के समानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति जितनी ज़्यादा होगी, तत्परता उतनी ज़्यादा होगी। अब साथियों ध्यान देना, अब इसकी करते हैं हम व्याख्या। अब इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, ये जो तत्परता का जो नियम है ना, तत्परता का नियम, ये तत्परता का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए थे। उन नियमों को किस नाम से जानते हैं, तो उन नियमों को हम अधिगम के नियम के नाम से जानते हैं। उन्होंने अधिगम के कितने प्रकार के नियम दिए थे, तो उन्होंने अधिगम के 2 प्रकार के नियम दिए थे। 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार थे, 2 प्रकार के जो नियम दिए ना, कौन कौन से दिए थे, तो एक दिया था उन्होंने गौण नियम और दूसरा दिया था मुख्य नियम। मुख्य नियम में कितने नियम दिए थे, तो मुख्य नियम में उन्होंने दिए थे 3 नियम। मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम दिए थे। 3 कौन कौन से दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और एक उन्होंने दिया था प्रभाव का नियम। ध्यान देना साथियों, तत्परता के नियम का जो उपनियम है ना, वो है रुचि का नियम। और एक नियम है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का जो उपनियम है ना, वो है उपयोग अनुप्रयोग का नियम। और प्रभाव का नियम जो है ना, इसका उपनियम है संतोष असंतोष का नियम। इस प्रकार जो है ना, थॉर्नडाइक ने ये बात बताई थी कि घोड़े को आप तालाब तक ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। ये बात किसने बताई थी, थॉर्नडाइक ने बताई थी। थॉर्नडाइक ने एक बात और बताई कि बालक को स्कूल भेजा जा सकता है, उससे सीखने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। तो ये बात किन्होंने बताई थी, ये बात थॉर्नडाइक ने बताई थी। और थॉर्न ये प्रश्न इस बार अगली बार ऐसे आ सकता है। देखो,
कि मजदूर को खेत पर भेजा जा सकता है, उसको कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी किसका नियम है? थॉर्नडाइक का नियम है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसकी व्याख्या यही रही। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों, आ गया आपके सामने। क्या कहना चाहता है? देखो ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, इसको देखना आप। ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, देखो स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। मतलब स्व प्रेरणा का मतलब होता है साथियों आप खुद मोटिवेट हो रहे हो अंदर से, स्वयं के अंदर आप में क्या है? प्रेरणा है, उससे आप अधिगम कैसा होता है? बताइए जल्दी से, कैसा होगा अधिगम? तो अधिगम कैसा होगा जल्दी से बताइए मुझे। तो स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम जो होता है ना, वो बहुत प्रभावी अधिगम होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बहुत प्रभावी या प्रभावशाली होता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न को ध्यान से देखना। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? जल्दी से बता दीजिए। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न लिया है मैंने आपके लिए। जल्दी से बता दीजिए, पेस्टोलॉजी का जो 3H का विचार है, 3H के विचार में H का अर्थ क्या है? जल्दी से। तो साथियों इसका उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी जो है ना, इसका उत्तर जाता है। एक एच होता है, उसका मतलब 3H में से एक एच तो होता है हेड का, दूसरा होता है हार्ट का, तीसरा होता है हैंड का। मतलब कि इन्होंने 3H वाली परिभाषा दी थी, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। ध्यान देना साथियों, पेस्टोलॉजी ने 3H वाला विचार दिया था और 3H की परिभाषा गांधी जी ने दी थी, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो ये क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि स्टेनले होल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। साथियों स्टेनले होल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? मुझे जल्दी से बता दीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर जाता है साथियों पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये स्टेनली होल ने एक सिद्धांत दिया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब आप सोच रहे होंगे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो ये तो किसने दिया था? ये तो हमारे स्टेनली होल ने दिया था। स्टेनली होल ने दे दिया, ये तो हमारे होल ने दे दिया, ठीक है ना, स्टेनली होल ने। ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे CL हल ने। CL पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था, ठीक है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत। व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है ना, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था हमारे JB वॉटसन ने। तो ये ध्यान रख लेना, इनका याद रखना, थोड़ी जानकारी देखो आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? जल्दी से बताइए। सिंपल प्रश्न लिए मैंने आपके लिए कि इनके सभी उत्तर दे सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीखना। सीखना जो होता है ना साथियों, वो क्या होता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है ना, सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो ये प्रश्न क्या कहना चाहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आप उत्तर दो तो जानूँ मैं आपको क्या आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ना, ये बोल रहा है सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभ द्वारा ऐसे दर्शाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्तंभाकृति। क्या बोलते हैं उससे? स्तंभाकृति। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहते हैं? देखो उद्यान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। उद्यान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? आप बताइए मुझे जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, ऑप्शन नंबर 4 को, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। साथियों अब इससे बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि यार साहब रुचि क्या होती है। प्रश्न कैसे आता है? देखो रुचि होती है, तो रुचि क्या होती है साथियों? ध्यान ना, रुचि जो होती है ना, ये जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचि क्या होती है साथियों? रुचि जो होती है ना, रुचि या अभिवर्ती, ध्यान देना, अभिवर्ती ही रुचि को जन्म देती है। अभिवर्ती है रुचि को जन्म देती है और रुचि से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, रुचि से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ये जन्मजात और क्या होती है? ये अर्जित होती है। अर्जित का मतलब होता है साथियों हम किसी से प्राप्त कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ना ये चीज़। रुचि क्या होती है? रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। अभिवर्ती होती है, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। अभिवर्ती जो होते हैं ना, अभिवर्ती क्या होती है साथियों? अभिवर्ती भी जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिवर्ती और
रुचि दोनों जन्मजात होती है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये अभिवृत्ति होती क्या है। अभिवृत्ति ये होती है साथियों किसी दूसरे को देखने का नजरिया। अभिवृत्ति जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो मनोविज्ञान में 3 शब्द आते हैं, मैं तीनों शब्द को परिभाषित कर दूँ। एक तो आता है वृद्धि, एक तो आता है वृद्धि वृद्धि, एक आता है अभिवृद्धि अभिवृद्धि। अभिवृद्धि होता है ना, या वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों एक ही हैं। ये तो एक आता है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति आता है एक। अभिवृत्ति जो आता है ना, यहाँ पे लिख दूँ मैं, देखो एक आता है क्या, अभिवृत्ति आता है। तो ये अभिवृत्ति जो होता है ना, ये होता है देखने का नजरिया, मतलब हम किसी दूसरे को कैसे देख रहे हैं। तो गलत नजरों से देख रहे हैं तो हमारी नेगेटिव मनोवृत्ति हो जाएगी, और या नेगेटिव अभिवृत्ति हो जाएगी, और सही नज़रों से देख रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। यह जो अभिवृत्ति है ना, अभिवृत्ति का सबसे पहले विचार जो दिया था ना, इसके विचार दिया था थर्स्टन ने। किसने दिया था? थर्स्टन ने। तो ये भी बात याद रखनी है आपको। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, वो क्या करना चाहता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, इस प्रश्न को करो ना तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो साहब, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है। क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 21वां गुणसूत्र, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या आवृत्ति या अलग न होने के कारण, अलग न होने का मतलब बार बार वही दोहराता रहता है, इसके कारण जो होता है ना, ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। तो ध्यान देना साथियों, डाउन सिंड्रोम में होता है 21वें गुणसूत्र जो होता है ना, 21वां गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है ना, इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। इससे क्या होता है, देखो इससे बालक में मंगोलिज्म के लक्षण आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंगोलिज्म क्या होता है साहब। तो मंगोलिज्म ये होता है साहब, बोनापन जो होता है ना, बोने, छोटे छोटे से जो लोग रह जाते हैं ना, 2.5 फुट के, 2.5 फीट के लोग रह जाते हैं, उन लोगों को कहते हैं मंगोलिज्म। उनकी बुद्धि कौन सी होती है साहब, तो उनकी बुद्धि होती है मंद बुद्धि। वो बालक कैसे होते हैं, बालक या व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। तो ध्यान देना, इन डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या है। तो इन डाउन सिंड्रोम के लक्षण, पहला लक्षण तो देखो बोनापन, दूसरा है मंद बुद्धि, तीसरा हथेलीता तलवे चौड़े होते हैं और अंगुलियां छोटी छोटी होती हैं, और इसका अन्य नाम, इसी का अन्य नाम है मंगोलिज्म। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका अन्य नाम क्या है, मंगोलिज्म। ये उधर साइड में मंगोलिज्म देश है, उसमें उधर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको मंगोलिज्म बोल दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है साहब। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में जो होता है ना साहब, इसमें ये होता है कि आप सभी को पता है कि मनुष्य का जो निर्माण होता है ना, 44 गुणसूत्र प्लस 2 XY गुणसूत्रों से इसका निर्माण होता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या हो, मनुष्य में एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए, एक से एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए, तो देखो पहले तो कितने हो रहे थे, 46, अब कितने हो गए, 47 हो गए। तो इस गुणसूत्र के आने की वजह से क्या होता है, एक मतलब कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता से होने वाला रोग है। इस रोग में पुरुषों में महिला के लक्षण आ जाते हैं, और ऐसे पुरुष बांझ होते हैं। देखो पुरुषों के स्तन जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, और पुरुषों में की आवाज़ पतली हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम क्लाइन सिंड्रोम। अब आप बोल रहे हो कि टर्न सिंड्रोम, टर्न कौन करती रहती है पूरे दिन भर, महिलाएं करती रहती है। तो टर्न सिंड्रोम किनको होगा, महिलाओं को होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है साहब, इसमें ये होता है, देखो आपको मैंने अभी बताया, ये गुणसूत्र की हमारी संरचना होती है, हमारे गुणसूत्र की ये संरचना होती है ना, ये अगर लड़की है तो उसमें ये होगी, देखो महिला में होगा ये रोग, लड़की है तो ये होगी, तो उसमें ये गुणसूत्र गायब हो जाता है। ये गुणसूत्र गायब हो जाने का मतलब साफ साफ ये हुआ कि साथियों ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 प्लस 0x आ जाता है। 0x मतलब एक गुणसूत्र कमी हो जाती है, यानी 45 गुणसूत्र तो रहते हैं ना। तब महिलाएं क्या करती है, टन 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 करती रहती हैं पूरे दिन भर, और इनमें क्या आ जाता है, टर्न सिंड्रोम हो जाता है। ये महिला में होने वाला रोग है। ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, बांझ होती हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या कहना चाहता है, देखो, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो कौन से कारक होंगे, इसको जल्दी से मुझे बताइए, कौन से कारक होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना साथियों, ये जाता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था कैसे, देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये ध्यान देना, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। ये तो क्लियर हो ही जाना चाहिए आपको, किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। इन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने ये बात बताई कि बालक में नैतिकता है जो है ना, बाह्य कारकों द्वारा ऐसे देखी जा सकती है। उसके आप संस्कार देखो, जैसे कि आप बड़े छोटे से बालक को बोलो कि जब पानी लेके आओ, तो वो
पानी लाने को और आपको देने तक की पूरी उसका आंकलन करो, आप पूरी एक्टिविटी देखो उसकी, तो वही उसका क्या हो जाएगा, उसका जैसे वो आपको आप बोलता है या तू बोलता है या फिर उसका संस्कार कैसे हैं, उसी से उसकी नैतिकता का पता चल जाएगा। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, देखो साथ में क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है आपके सामने कि साहब आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बताना है आपको, हार्डवेयर उपागम का आधार होता है। हार्डवेयर उपागम जो होता है ना, इसका आधार क्या होता है। अब आप पहले ये सोच रहे होंगे साहब ये हार्डवेयर उपागम होता क्या है, हमने तो ऐसा कहीं पे पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, हमारे जो हेत सिंह बागले हैं, हेत सिंह बागले की बात बता रहा हूँ मैं, किसका नाम ले रहा हूँ मैं, इसको देखता एक बार ध्यान से। हेत सिंह बागले, हेत हैं बागले हैं, ये बागले जो है ना, इन बागले ने शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है ना, शिक्षण सहायक सामग्री को दो भागों में बांटा, निर्माण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। निर्माण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, तो निर्माण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहली तो आती है हमारी क्या, सॉफ्टवेयर, दूसरी आती है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है मृदुल उपागम, और दूसरा है उसका हार्डवेयर उपागम का है कठोर उपागम। मृदुल उपागम में तकनीकी आवश्यकता नहीं होती हैं, और कठोर उपागम या हार्डवेयर उपागम में तकनीकी आवश्यकता होती हैं। एक प्रश्न है साथियों, बहुत बार आ चुका है, प्रश्न क्या है देखो सुनना, निम्न में से कौन सा एक कठोर उपागम है। पहला ऑप्शन है ग्राफ, दूसरा है ग्लोब, तीसरा है ब्लैक बोर्ड, चौथा है स्लाइड। तो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, कम से कम सभी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उसका स्लाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, इसका बताओ आप। तो साथियों ध्यान देना, कठोर उपागम जिसमें तकनीक चाहिए, और बताओ तकनीक क्या होती है, तो ये लिखा हुआ देखो एम्प्लॉयड इंजीनियर। एम्प्लॉयड इंजीनियर क्या होती हैं, इनमें तकनीक होती है, इसलिए इनको बोला गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, ध्यान देना, ध्यान दे, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साथियों, ये कहना चाहता है कि एक अध्यापक सर्वे शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को, मतलब सर्वे शिक्षण सामग्री से, मतलब सर्वे शिक्षण सामग्रियाँ होती क्या है, पहले तो आपको ये बताना होगा, उसके बाद में आप मेरे को दूसरी चीज़ बताओगे। तो सर्वे शिक्षण सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है साथियों, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसके ध्यान देना है, सर्वे शिक्षण सामग्रियाँ जो होती है ना, ये द्वितीय माध्यम होती हैं। द्वितीय माध्यम का मतलब एक जगह से इनको भेजा जाता है, दूसरी जगह इन्हें सुना जाता है, इसलिए इनके दो माध्यम होते हैं। फिर ये कौन कौन सी होती है, देखो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, लिंगवाफोन है, ग्रामोफोन, ये सब क्या है, ये सब सर्वे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं। तो ये क्या करता है, अध्यापक अध्यापन को है ना रोचक बनाने के लिए इनका उपयोग करता है। क्या करने के लिए, रोचक करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आज का अगला और लास्ट प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके द्वारा ये दावा किया गया कि भाषा में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आपकी मुलाकात हो सकती है 2021 में। ये प्रश्न बोल रहा है कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा 2021 में, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो क्या बोल रहा है देखो, ये किसने, ऐसे कौन से विद्वान है जिन्होंने ये दावा किया कि भाषा में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ये दावा किसने किया, तो आप जल्दी से मुझे बता दिए किसने किया ये। तो ये जो दावा करने वाले हैं इनका नाम है हमारा, ध्यान देना क्या है, जल्दी से बताइए क्या है इनका नाम। तो इनका नाम जो है ना साथियों, ये है हमारा क्या, नोम चोम्स्की। ध्यान देना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने, भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास है, भाषा विकास का क्या दिया था इन्होंने, सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया था, उस सिद्धांत में बोला कि भाषा में होने वाले कुछ गुण, कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते। देखो साथियों, भाषा कभी जन्मजात हो ऐसा किसी विद्वान ने नहीं बोला, इन्होंने बोला एकमात्र, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी.एफ. स्किनर का क्या रोल है साहब मनोविज्ञान में, तो बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। अब आप सोच रहे अल्बर्ट बांडुरा का क्या रोल है साहब, तो अल्बर्ट बांडुरा जो है ना, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इसी सिद्धांत को प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को ये भी कह सकता है कि एक बालक समाज में होने वाले मान्य और अमान्य व्यवहार को देख के सीख रहा है। ये कौन सी सिद्धांत का पुष्टि करता है, तो ये कर पता है अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत को। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत समझ में आ गया होगा आपको, ये कर्नाटक के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका में रहकर इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो साथियों ये आज के थे हमारे प्रत्येक यूनिट से दो दो प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। कुल 12 प्रश्न थे, और साथियों 12 प्रश्न का मतलब हुआ कि 12 को आप 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 12 को 4 से गुणा करने पर यह आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा साथियों, 48 प्रश्नों की हमने आज आराम से व्याख्या की होगी साथियों। अच्छे प्रश्न को समझे हमने, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे ये।
कई प्रश्न स्टेट में, एमपी टेट में, यूपी टेट में, बी टेट, पी टेट, एच टेट में आए हुए थे। इनमें से आप देखना पेपर उठा उठा के बहुत से प्रश्न आए हुए हैं इनमें से। तो साथियों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका मन मान रहा हो कि हाँ, आपका दिल कर रहा हो कि नहीं वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी रीट 2020-21 में जो भर्ती आ रही है इसमें नौकरी लग जाइए। मेरा पूरा आशीर्वाद है आपको कि आप निश्चित तौर पर नौकरी लग जाओगे। तो चलिए साथियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।